नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। उत्तर प्रदेश में आजकल अपराधियों की जातिगत जनगणना हो रही है, यानी जिन अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है उनकी जातियों के नाम पर पॉलिटिकल घमासान, सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इसी बीच यूपी एसटीएफ ने अनुज प्रताप सिंह नाम के एक और अपराधी को ढेर कर दिया है। अनुज प्रताप सिंह भी उसी सुल्तानपुर डकैती केस में शामिल था जिसमें पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर हो चुका है। और मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा था कि यूपी में जाति देखकर लोगों का एनकाउंटर हो रहा है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स तक कह दिया था मेरी साक्षात्कार में। आज इन्हीं तमाम सवालों के बीच होगी सीएनबीसी आवाज पे बड़ी टक्कर। और दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पे बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट बड़े आरोप लगा रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का सोमवार एडिशन, मंडे एडिशन। और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है। पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है। और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है। अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या इनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित परिवार के लोगों की हत्या की सरकार ने। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों का मुद्दा अब और गर्म हो गया है, क्योंकि सुल्तानपुर डकैती मामले में यूपी एसटीएफ ने अनुज प्रताप सिंह नाम के आरोपी को ढेर कर दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा, कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज in our collective strength, not in the battlefield। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता
अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। यही कमिटमेंट हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे इनिशिएटिव्स में भी दिखाई देता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UNGA में समिट ऑफ फ्यूचर में बोलते हुए ख़ास तौर पर रेखांकित किया इस बात की ज़रूरत पर कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में किस तरीके से पूरी दुनिया के लिए एक साझा फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, जिसमें सभी देशों की जो संप्रभुता है उसका पूरा ख्याल रखा जा सके, उसका ध्यान रखा जा सके और साथ ही साथ एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जिसमें दुनिया का भविष्य सुरक्षित हो। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत वन वर्ल्ड में विश्वास करता है और वन वर्ल्ड के लिए भारत की जो कमिटमेंट्स है उस पर भारत टिका रहेगा। प्रधानमंत्री ने मनसा वाचा कर्मणा ये एग्जाम्पल देकर भी समझाया कि कैसे भारत की प्रतिबद्धता एक विश्व के प्रति है और वो आगे भी बनी रहेगी। अपने अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक ख़ास हाईलाइट कार्यक्रम था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे कार्यक्रम में। मेरा प्रश्न ये है कि अपराधियों की धर्म और जाति देखकर एनकाउंटर का सवाल उठाया किसने? पहले किसने उठाया? यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। किसने उठाया? आप मुझसे क्या पूछेंगे? जवाब वही दीजिए। तो कह रहा हूं, उसके पिताजी ने, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, हमने कहा, फिर कह रहा हूं, निर्दोषों का अगर एनकाउंटर होगा तो सवाल उठेगा। और सवाल ये भी है कि लगातार उत्तर प्रदेश में अंदर में अरे डकैती करने वाले निर्दोष है क्या? 20 साल 21 साल 22 साल के लड़के आप, अरे बोलने तो दीजिए मुझे यार, बोलने नहीं दोगे, बोलने के लिए बुलाया आप मैं बात करूं तो आप टोक देना मुझे। मैं कह रहा हूं 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल के लड़के अपराध के रास्ते में क्यों जा रहे हैं? क्यों अपराधी बन रहे हैं? क्यों डकैती चोरी डकैती में इनका नाम आ रहा है? ये अलग बहस है कि ये लोग अपराध के रास्ते में क्यों जा रहे हैं, मतलब कमाल की बात है। अब मैं आपसे पूछूं, मुख्तार अंसारी अपराध के रास्ते में क्यों चला गया था? तब तो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी या उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। मुख्तार अंसारी इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया? अतीक अहमद इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया? श्रीपद शुक्ला इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया? तो ये सब तो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। इसको बोल के इन तमाम बातों को बोल के टाइम तो पास हो सकता है, लेकिन चर्चा नहीं आगे बढ़ाई जा सकती। एक सेकंड नहीं सर, एनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है। एनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है। मेरा निवेदन, अनुराग भदौरिया, अब नॉन स्टॉप बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। यूपी के अंदर मैंने पूरी लिस्ट निकाली आज 2017 से 2024 तक की, और 207 अपराधी का एनकाउंटर हुए हैं व्यूअर्स। लेकिन नैरेटिव क्या बना है कि पूरा एनकाउंटर प्रदेश बन गया है। और 2003 से 2007 के बीच में जब मुलायम सिंह यादव सीएम थे, 499 अपराधी मुठभेड़ में ढेर हुए थे। अब मैं आपको बताता हूं कि अभी तक जितने अपराधी ढेर हुए हैं उनकी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कम से कम 20 ब्राह्मण हैं, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर, 16 यादव। अब बताइए, अगर जाति और धर्म के हिसाब से करना है तो हिंदुओं के एनकाउंटर ज्यादा हुए, 130 हिंदुओं के एनकाउंटर हुए और 67 मुस्लिम्स के एनकाउंटर हुए। बताइए, मैं अनुराग भदौरिया, मैं अभी प्रेम शुक्ला के पास नहीं जा रहा। अब आप मुझे बताइए, आप लोग कहते हैं कि जाति और धर्म देख के एनकाउंटर होते हैं, 130 तो हिंदुओं के एनकाउंटर हुए। आवाज उठाई क्या आप लोगों में से किसी ने? मेरे सवाल ये मुंह बंद है इसमें। मैं आवाज उठा रहा हूं ना,
मैं आवाज उठा रहा हूं, वहां चिल्ला के बोल रहा हूं, डंकी की चोट पे बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में यूथ अपराध के रास्ते पे क्यों जा रहा है। सवाल यह है, अपराध की फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करते? अपराधी का एनकाउंटर करने से नहीं होगा, अपराध की फैक्ट्री बंद करने से आप यहां पर अपराध रोक पाओगे। इसके मतलब कहीं ना कहीं सह मिल रही है, कहीं ना कहीं उनकी जो सरकार की जिम्मेदारी हो रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। युवा लगातार अपराध के रास्ते पे जा रहा है और हम एनकाउंटर का समस्या का समाधान निकाल रहे हैं। आप बताइए, क्या एनकाउंटर समस्या का समाधान होगा? अगर बड़ी खबर आ रही है, समाधान होगा तो आप न्यायपालिका बंद कर दीजिए। बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। बदलापुर रेप कांड में आरोपी ने फायरिंग कर डाली है। इस समय की बड़ी खबर है, आरोपी ने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर गोली चलाई है। बदले में पुलिस ने गोली चलाई है। अक्षय शिंदे को जेल ले जाते समय यह घटना हुई है। यह बड़ी खबर है। पहले आरोपी ने फायरिंग करी, फिर पुलिस ने गोली मारी है। यह भी बड़ी खबर है। अब आगे क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं है। क्या अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हो गया है वहां पर, इसकी जानकारी नहीं है, या वो घायल हुए हैं, इसकी जानकारी अभी मिल रही है। यह बड़ी खबर है। अनुराग भदौरिया, अब आप मुझे बताइए, आपने सारी बातों को सुना, मैं आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूं। 130 हिंदुओं के एनकाउंटर हुए, ज्यादा उसमें ब्राह्मण मारे गए, 18 ठाकुर मारे गए, फिर आप क्यों बोल रहे थे कि एक जाति विशेष को लेकर टारगेट किया जा रहा है? यादव की बात कर रहे थे ना आप, अपना एमवाई समीकरण निपटा रहे थे, मुस्लिम यादव। तो नहीं, ये आपका नेरेटिव हो सकता है। हमने बोला उत्तर प्रदेश के अंदर में किसी एक भी निर्दोष का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। अगर एनकाउंटर आपको नहीं, ये करना है निर्दोष तो थे सारे। अपराधी का कीजिए ना। शक नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मंगेश यादव निर्दोष था। मेरी बात हो जाए। नहीं, शक इस बात पे होता है कि जिसपे 40-40, 50-50 मुकदमे हैं, आपराधिक उनकी हिस्ट्री सीटर है, वो खुलेआम घूम रहे हैं, और आप एक एक जिसपे मुकदमा हुआ नहीं उसका एनकाउंटर हो जा रहा है। तो इसमें ठीक है, ओके सवाल तो उठेगा प्रेम ना। शुक्ला, प्रेम शुक्ला, ओके, लेट प्रेम शुक्ला का मेन, प्रेम शुक्ला। जिनकी झुग्गी झोपड़ी का बेचारे का घर है और वो लोग इतने बड़े माफिया हो गए कि उनका एनकाउंटर करना पड़ रहा है। ये तो कहीं ना कहीं इसमें तो कहीं ना कहीं चिंतन होना चाहिए ना। ठीक है, अब आपका चिंतन हो गया पूरा। मेरा सवाल ये भी था कि जिस तरह से, एक सेकंड शांत भी रहिए। प्रेम शुक्ला, चिंतन पूरा नहीं हुआ। मेरा चिंता हो रही है अनुराग भदौरिया को। यूथ को सम्मान मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर में। जी, पूरे 7 मिनट से वो बोल रहे हैं, अभी उनकी बात नहीं पूरी हुई। आप 57 मिनट बुलवाएंगे तब भी वही बोलते रहेंगे और वही रिपीट करते रहेंगे। जी अमीश जी बोलिए प्रेम शुक्ला। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है और योगी आदित्यनाथ की पुलिस को लेकर बड़ी सारी ब्लेम गेम हो रही है। देखिए, सारे फर्जी आरोप हैं। आप अमीश जी जानते हैं कि कभी भी एनकाउंटर तभी पुलिस करती है, पुलिस दबिश देने गई किसी अपराधी के यहाँ, अपराधी ने पुलिस पर गोली चलाई, स्वाभाविक तौर पर जवाबी कार्रवाई पुलिस गोली चलाएगी आत्मरक्षा में। अब आत्मरक्षा में पुलिस एक एफआईआर वाले पे गोली चलाए कि 40 एफआईआर वाले पे गोली चलाए, किसी का भी एनकाउंटर होगा तो उसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में उसको जो है सारा सामना करना पड़ेगा, उसकी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को रिपोर्ट जाएगी। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में अगर उसकी गलती पाई गई तो पुलिस वाला दंड का भागी होगा। 2017 से 2024 तक एक एनकाउंटर जो है ये फर्जी प्रमाणित नहीं कर सके हैं, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल के आपको में 10 एनकाउंटर जिस पर जस्टिस मार्कंडे काटजू ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस थे, उन्होंने विलासराव देशमुख की महाराष्ट्र की सरकार में बाकायदा फर्जी एनकाउंटर के मामले प्रमाणित होने पर कहा कि पुलिस वालों को मृत्युदंड क्यों न दिया जाए। ये कांग्रेस का कार्यकाल था। श्रीमान अनुराग भदौरिया की जो पार्टी है वो तो मजहब के आधार पर श्री राम लला के जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों को रिहा कर देती है कि वो मजहब से मुसलमान थे। बाद में हाई कोर्ट उनको मृत्युदंड देता है। उसके बाद भी याकूब मेमन, उसको तो जो है मृत्युदंड दिया सुप्रीम कोर्ट ने, राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका ठुकराई, रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवाया गया, उसके बाद भी उसका मृत्युदंड कायम रहा। और उसको मृत्युदंड दिए जाने के बाद जब उसकी शव यात्रा निकली तो अल्लाह अकबर का नारा समाजवादी पार्टी वाले लगा रहे थे। अफजल गुरु, उसको मृत्युदंड दिया गया, मृत्युदंड दिया सुप्रीम कोर्ट ने, दया याचिका ठुकराई राष्ट्रपति ने, और उसको जो है सपा, इंडिया अलायंस और इसके सारे लोग जो है
वो अफजल गुरु के समर्थन में बातें करते हैं। ओके, ये अनुराग, तो अनुराग, आतंकवादियों के समर्थन में बात करते जवाब दे हैं। दो। ये टाडा के विरोध में बात आपने करते थे, सवाल आपको उनसे याद होगा। पूछा कि उत्तर कोटा प्रदेश के के विरोध अंदर में बात में करते थे, पुलिस आपको के याद ऊपर होगा। शक, पुलिस पे नहीं पुलिस एक पे उंगली फर्जी उठ रही है, एनकाउंटर सिद्ध करिए ना। एनकाउंटर पे उंगली उठ रही है। एक बजाय फर्जी वो एनकाउंटर एनकाउंटर पे बताइए कौन सा? जवाब ना दे के कहां चले गए सुप्रीम कोर्ट? एनकाउंटर की कहां बात कर रहा भाग हूं। गए? अरे फर्जी- आपसे अरे सवाल कहां जो पूछेगा चला उसका गया? जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश के अभी अंदर चीख में चिल्ला क्यों रहे हो एनकाउंटर भाई? ज्यादा मैंने क्यों जवाब हो दिया, रहे आपकी तरह हैं? आए सवाल ये है बाएं बुलडोजर के ऊपर में मैं सुप्रीम कोर्ट अनुराग ने भदौरिया की सुप्रीम तरह कोर्ट ने रोक लगाई ना। आए बुलडोजर बाएं पर साएं न्याय के नहीं लिए बकता चला रहे थे, मैं। तभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मैं आपके ऊपर सुप्रीम रोक कोर्ट लगाई है को ना। कोर्ट कर अगर रहा हूं आप न्याय के एनकाउंटर पर। बुलडोजर चला रहे होते तो आप पे रोक नहीं, बुलडोजर चलाने पे रोक नहीं लगती ना। इसलिए आप न्याय आज का ही एनकाउंटर बुलडोजर के चला सिलसिले में रहे आज हैं। नहीं तो कल इस पे जब न्याय इंक्वायरी का ही होगी तो बुलडोजर सामने चला आएगा रहे हैं, ना। चलेगा। इस तरह का एनकाउंटर भाई एनकाउंटर समस्या का समाधान हो गया है तो फिर न्यायालय करा लो ना बंद कर इंक्वायरी। दीजिए। आपकी हिम्मत होता है एफिडेविट दे दो। सही समस्या का समाधान आपकी हिम्मत आपको चुनौती देता है। जवाब नहीं दे पा रहे। आपको और आपके एक- नेता एक- अखिलेश एक- यादव अनुराग, को आपको मैं 30 नहीं सेकंड पता दे रहा हूं, कौन फिर सी प्रेम कौन सी शुक्ला मैं बातें आपको करने 40 सेकंड देता आपको और हूं। आपके अनुराग, नेता अनुराग, अखिलेश अनुराग मैं यादव आपको को 30 सेकंड चुनौती दे रहा देता हूं। हूं। अनुराग, आप क्या बोले एफिडेविट एनकाउंटर फाइल करो? समस्या का समाधान नहीं है। मतलब अगर अपराधी पुलिस पे गोली चला दे और पुलिस वाला कोई मारा जाए तो पुलिस वाला वो गोली खा ले, वो घायल हो जाए या वीरगति मैंने को आपसे प्राप्त एक हो बात- जाए, लेकिन आप पुलिस वाले को जैसे ही गोली चलाए तो उसको रोका जाए कि एनकाउंटर समाधान नहीं है, रुकिए। आपको एक गोली लग भी जाए लेकिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि एनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है। ये आप सुन डॉक्टर लीजिए। अनुराग भदौरिया को लगता है। समाधान क्या है? अब सुन लीजिए, जिस तरह पुलिस से वाले हमने- को अगर गोली नहीं, मार रहा हो समाधान बता रहा हूं, अपराधी जिस तो तरह क्या से करे हमने- पुलिस वाला? समाधान बताइए। उत्तर प्रदेश में लगातार सुनिए, हमने तो नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही थी कि अपराधी तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, अपराधी उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, फिर ये अपराध नए पैदा कहां से हो जा रहे हैं? 20 साल 21-22 साल के लड़के। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में अपराध की फैक्ट्री चल रही है, उस फैक्ट्री को बंद करने की जरूरत उत्तर प्रदेश में है। अपराध जिस की फैक्ट्री फैक्ट्री को जो चल रही है। बंद करनी हो तो आप नहीं कर रहे हो। आप इनकाउंटर समस्या का समाधान ला रहे हो। इनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है, समस्या का समाधान है यूथ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, उनको रास्ता देना पड़ेगा। हमने कहा ना, आपको अपराध की फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। अनुराग 5 ये- सेकंड आपने बोला एनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जब के सीएम रहते 499 अपराधी मुठभेड़ में ढेर हुए थे, वो समाधान था? पहले भी बुलडोजर चलते थे, पहले भी चलते थे बुलडोजर, ऐसा नहीं बुलडोजर अभी चलना शुरू हुआ है। जब से ये प्रश्नों का लोकतंत्र जवाब आया नहीं है, हुआ जहां पे अवैध निर्माण हुआ है बुलडोजर चला ये है। क्या जवाब? पहले भी नहीं, पहले भी इनकाउंटर होते थे। ओके। दुर्दांत अपराधियों के इनकाउंटर होते थे पहले भी इनकाउंटर वो होते थे। अपराधी दुर्दांत लेकिन अब थे, ये इनकाउंटर- अपराधी बेचारे जिस तरह हैं। से इनकाउंटर को इन्होंने इनकाउंटर को इन्होंने वो बना लिया है, मैंने इनकाउंटर उनकी कहते हैं ना, इनकाउंटर मेरा गर्व का विषय बन गया, हमें इनकाउंटर कर दिया। ये इनकाउंटर कभी कहते हैं न्याय का प्रतीक नहीं बन सकता। नहीं, न्याय का- इनकाउंटर का न्याय का प्रतीक होगा ओके, तो कैसे ओके, काम ओके, चलेगा प्रेम शुक्ला, बताइए? ओके, आपने लंबा टाइम बोला, प्रेम हमने शुक्ला, इनकाउंटर कर दिया, सत्ता पक्ष है, नहीं, हमने हमको सुनना इनकाउंटर कर पड़ेगा। दिया, हमने ओके, बुलडोजर प्रेम चला शुक्ला, दिया। प्रेम ये शुक्ला, क्या न्याय का मैं फिर प्रतीक आता हूं। है? ओके, प्रेम शुक्ला, मलूक नागर, दोनों कुछ कहना चाहते हैं। पहले प्रेम लीजिए शुक्ला। श्रीमान जी, जी देखिए, एक समय ऐसा था कि मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में एनकाउंटर करने वाले नवनीत सिकेरा को जो है यादव परिवार अपनी बेटी ब्याह कर गौरवान्वित महसूस करता था। यही श्रीमान रामगोपाल यादव के दामाद बनाए गए। क्यों? क्योंकि नवनीत सिकेरा जो है वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। यानी अगर यादव जी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो जाए तो अच्छी बात है, वो प्रशंसनीय है। लेकिन अगर जो है अमिताभ यश एनकाउंटर करवा दे उनके कार्यकाल में तो ये अपराध है। इतना विकृत जातिवाद अगर जो है मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई हो जाए तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है भाई। मुख्तार अंसारी की कब्र पर जाकर जो है ये माथा टेकेंगे, अफजल अंसारी के कुत्ते पे हाथ घुमाएंगे। अब ये इस तरह के अपराधियों पर हाथ घुमाने वाले, इस तरह के माफिया को पालने वाले समझ में नहीं अब आई एनकाउंटर बात पर को बात भारतीय करते जनता हैं। पार्टी के नवनीत प्रवक्ता क्यों सिकेरा हट रहे हैं? आपके प्रथम इनके परिवार पास के सवाल का दामाद है कि जवाब नहीं नहीं बता है। दिए, और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है कि मैंने नहीं? पूछा आपसे अरे मैं कि पूछ रहा हूँ ना अपराधी आपसे, फैक्ट्री बंद मैं करने सवाल से कर अपराध बंद हो, आप इसको आए आप बाएं बोलना साए नहीं मत पकिए। चाहते। कैसे आदमी को पकड़ के ले आते हैं आप? अमीर जी, आप कैसे आदमी को पकड़ के ले आते उस पे नहीं हैं? बोलना सड़क चाहते। छाप बातें करते हैं समस्या ये। का समाधान आपसे इनको पूछा जा रहा है, आप इनकी उस पे पुस्तक चर्चा तर्क नहीं और करना तथ्य चाहते। होता पता है नहीं क्यों? है। सिर्फ क्योंकि आप आए बाएं जनता साए के मुद्दों बोलना, पे बात नहीं करना सिर्फ आए बाएं चाहते। साए जनता बोलना, के असली मुद्दों दो पे, लोगों के यूथ बीच के में असली चिल्लाना, मुद्दों पे, बेरोजगार के क्या असली कहां मुद्दों से पे, पकड़ के महंगाई लाते पे, भाई किसान इनको? पे, एक सेकंड, आप अपनी बात को पूरी कर लीजिए। प्रेम शुक्ला, प्रेम आपके शुक्ला, वो भी साथ लगता है। करना जो है ना, ओके, प्रेम शुक्ला, प्रेम आपके शुक्ला। साथ बहस करना, आपके साथ बहस करना जो है ये अपने आप में जो है किसी के लिए जो है वो गौरव का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि आप तर्क पर बात नहीं करते हैं। अभी मुलायम सिंह यादव जी हैं, उन पर डकैती का मामला था तो मुलायम सिंह यादव को डकैत जो है व्यवस्था ने बनाया था। शिवपाल यादव पर जो है तमाम आपराधिक मामले थे। आप जिन सैफई महोत्सव जिनके नाम पे करते हैं वो बलात्कार के कुख्यात बलात्कारी थे, तो उनको बलात्कार जो है वो व्यवस्था इटावा में जो है
कांग्रेस की सरकार ने उनको बलात्कार का प्रशिक्षण दिया था। सिर्फ जो है मुलायम सिंह यादव और बलराम सिंह यादव की दुश्मनी में 60 हत्याएं इटावा में हुई 1970 और 1980 के दशक में। तो ये किसने कराया? कांग्रेस की सरकार करवा रही थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में मुलायम सिंह यादव ने इंटरव्यू देकर कहा कि मेरा एनकाउंटर का आदेश निकला था और मैं जो है गली गली गांव गांव भागकर दिल्ली आया था साइकिल से। तो मुलायम सिंह यादव को जो है आपराधिक कृत्यों के लिए जो है वो कांग्रेस की सरकार ने जो है प्रोत्साहित किया था। ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? क्या बातें करते हैं? कौन सा तर्क आप देते हैं? आपने अपना जवाब लिया। जब आपने बात बोली, आपने मुलायम सिंह यादव की बात करी है, समाजवादी पार्टी के पुरोधा है वो। ओके, अनुराग भदौरिया 40 सेकंड आपका वक्त है, बोलिए। नहीं, देखिए जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं कि भाई उनपे बलात्कार का मुकदमा था। किस पे बलात्कार का मुकदमा था? कुछ भी झूठ परोसने चले आते हो आप। अरे किसी ने अगर आपके किस पे था? अरे किसमें था बताइए ना आप। ये नहीं इस तरह का झूठ बोलने से बताइए, आप प्रूफ देंगे। मुलायम सिंह यादव ने कहा नहीं बलात्कार का मुकदमा था, फलाने पे डकैती का मुकदमा था, फलाने पे चोरी का मुकदमा था, फलाने की बेटी की शादी होने वाली थी। ये कैसी निम्न स्तर की बातें कर रहे हैं आप? मैं कागज भेजता हूं आपको। नौनी सिकेरा को भेजता हूं कागज। आप कहते हो किसी के घर बेटी का ऐसे नाम ले लेते हो आप क्या? नहीं किसी नौनी सिकेरा को नहीं पहचानते हो नाम ऐसे ले लेते हो आप क्या? नौनी सिकेरा को नहीं शादी होने वाली थी, किस बेटी की नौनी सिकेरा को नहीं पहचानते? रामगोपाल यादव के दामाद को तैयार हो जाते हैं भारतीय रामगोपाल यादव के दामाद है नौनी सिकेरा। इतने निम्न स्तर की बात मैं नहीं कर सकता, समाजवादी लोग नहीं कर सकते। हम इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम इसका जवाब किसी की बहन बेटी के नाम से नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। अगर ये संस्कृति संस्कार आपके पार्टी का हमारे नहीं है, क्या आप मतलब हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार के नॉन स्टॉप आप दोनों नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। मलूक नागर, एनकाउंटर क्या धर्म और जाति देखकर होते हैं? ये बड़ा आरोप है। मलूक नागर, देन विवेक। देखिए अपराधी है, चाहे किसी भी जाति का है और किसी भी धर्म का है। और अगर एनकाउंटर करते समय केवल उसकी जाति को देखकर एनकाउंटर करते हो तो हम उसके पक्षधर बिल्कुल नहीं हैं। अगर अपराधी किसी भी जाति का है और उसने अपराध किया है तो फिर उसके बचाव में जो आते हैं, ये जो दोगला चेहरा दिखाई देता है, ये मेरे हिसाब से किसी भी कीमत पे ठीक नहीं है। अब लॉजिकली बात करते नहीं है। एक तरफ भदौरिया साहब कह रहे हैं कि क्यों ये अपराधी क्यों हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल एकदम अलग इशू है और उस पर अलग डिबेट होनी चाहिए कि अपराधी क्यों हो रहे हैं। लेकिन अपराधी तो है, और अगर अपराधी है तो उसको अपराध के चश्मे से ही देखना पड़ेगा। जहां तक बात है कि इस सरकार में ज्यादा एनकाउंटर हो रहे हैं, 2003 से 2007 देखें, 2007 से 2012 देखें, 2012 से 2017 देखें और 17 से 2022 देखें और 22 से 2027 की तरफ जो चल रहे हैं, जो आंकड़े आपने बताए अमीश देवगन साहब, उससे साफ लगता है कि एनकाउंटर पहले ज्यादा हुए हैं। अगर पहले ज्यादा हुए हैं तो लॉजिकली बात करनी चाहिए। पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, और अपराधियों के बारे में आकर के अगर हम टेलीविजन पे, नेशनल पे झूठ बोलेंगे और एक बगैर लॉजिक के बात करेंगे और भदौरिया साहब की भाषा में आए बाएं दाएं साएं बाएं चाएं लाएं कुछ भी बोलेंगे, तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। और जो बात सही है, सही को सही कहोगे और गलत को गलत कहोगे तो देश के लोग देख रहे हैं और वो साफ। इस देश की विडंबना है सर। इस देश में इशरत जहां जैसी आतंकी को लेकर भी लोगों में विरोधाभास होता है और दो एजेंसी आपस में आमने सामने हो जाती है। दूसरी बात, इस देश के अंदर अपराधियों का धर्म ढूंढते हैं असदुद्दीन ओवैसी, और बकायदा बीच चुनाव में बोला इस देश में कुछ नेता अपराधियों की जाति ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि उससे चंद वोट मिल जाए, हो सकता है आप सत्ता में आ जाए, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं? हम साबित क्या करना चाहते हैं? हम बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं अपने मुल्क को, तो हम साबित कर दें। हम बोले कि फलाना आप कौन सी जाति के अपराधी हैं, तो आप फलानी जाति के, तो आपको नहीं मारा जाएगा, आप पे कार्रवाई नहीं होगी। व्हाट वी आर अप टू? विवेक श्रीवास्तव, हम क्या चाहते हैं इस देश के अंदर? बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं? ठीक है आपकी बात। नहीं, बनाना रिपब्लिक हमें बनाना भी नहीं है। इस मुल्क को बड़ा प्राचीन मुल्क है, महान मुल्क है और उसको आगे बढ़ाना है। दूसरी बात अमीश भाई, लेकिन जाति की बात हुई तो मैं दो चीफ मिनिस्टर्स को भाजपा के कंपेयर करूंगा, मनोहर पारिकर
जो मुख्यमंत्री होते थे गोवा के, और योगी आदित्यनाथ जो यूपी हैं, उत्तर प्रदेश के, दोनों भाजपा के हैं। और मैंने दोनों भाजपा इसलिए लिया क्योंकि ये ना लगे लोगों को कि हम सिर्फ इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की क्योंकि वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं। मनोहर पर्रिकर एक सेंसिबल आदमी थे, आईआईटी के पास आउट थे। बीफ के ऊपर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, उसमें उन्होंने एक स्टैंड लिया जो उनकी अपनी पार्टी के खिलाफ था। और दूसरी तरफ है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के केस में सबसे पहली बात है कि जिस दिन से इन्होंने मुख्यमंत्री पद को संभाला है, ये एक एक्टिविस्ट चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये एक्टिविस्ट चीफ मिनिस्टर कहीं ना कहीं अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए वायलेंस को जस्टिफाई करता रहता है। असेंबली के अंदर मुख्यमंत्री बोलते हैं मिटा के रख दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, ये अग्रेशन और मिट्टी में मिला दूंगा अपराधियों। सुन लीजिए आप, हाँ मिट्टी में मिला दूंगा, नहीं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, माफिया को तो मिट्टी में मिलाना ही चाहिए। नहीं, वो कौन होते हैं मिलाने वाले सर? वो कौन माफिया कौन नहीं है वो डिसाइड ही नहीं कर सकते। इट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड हु इज ही टू स्पीक। उनको क्या हक है बोलने का और नारा लगाने का असेंबली में? एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडी है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का काम है अपने डीजीपी को टाइटन अप करो आप, और लोगों को अरेस्ट करो जो गलत हैं, उठा करके उनको जेलों में भरो, और जो जुडिशियल उनके ऊपर केसेस चालू हो, ये चीफ मिनिस्टर का काम है। चीफ मिनिस्टर का काम हीरो बनना नहीं है और ये जाकर के पब्लिक के बीच में दिखाना कि साहब आई कैन किल नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा आपकी नाराजगी किस लिए है? योगी जी हीरो बन रहे हैं, योगी जी अपराधियों को मिट्टी में मिला रहे हैं। आपकी नाराजगी, आप काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। आपकी गुस्सा किस बात का? हमारी नाराजगी इस बात पे है कि मुख्यमंत्री की तरह रैम्बो टाइप की इमेज बन रही है, उससे नाराजगी है आपकी। नाराजगी किस बात की? नहीं, हाँ जी, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर इज नॉट सपोज टू बी रैम्बो। चीफ मिनिस्टर है। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करिए, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट दिखाइए कि आप मुख्यमंत्री हैं और इसलिए मुख्यमंत्री बने कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बदमाश नहीं है आप। विभूषण शरण सिंह के पर्टिकुलर जाति के हैं, उनको बचाया गया। कब चलेगा बुलडोजर कैसरगंज में? नहीं चलेगा। हाथरस के अंदर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री ने गलत तरह की चीजें बनाई, एक लड्डू के अंदर मिक्स की गई। कब तोड़ेंगे उस फैक्ट्री को? कब छापा पड़ेगा? ये योगी के कार्यकाल में गलत काम क्यों हुआ? हीरो नहीं दिखना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। अमीश भाई, जैसे मैं आपके स्टूडियो में घुसा, आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। आप वहाँ पे अपराधियों की जाति आपको डिस्कस करनी पड़ी। मतलब हम इस लेवल पे अखिलेश यादव और राहुल गांधी डिस्कोर्स ले आए हैं कि हमें अपराधियों की जाति देखनी पड़ रही है और हमें जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि ठाकुर ज़्यादा थे, हिंदू ज़्यादा थे। हम इस स्तर पे आ गए। अब यही हमें कभी क्रिकेटर की दिखवाएंगे, कभी आर्मी की दिखवाएंगे। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हुए। उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल में करीब 23,000 गिरफ्तारियाँ हुई हैं माफिया और अपराधियों की, और एनकाउंटर कितने आपने बताया? 207। वो कितना होता है? 1% से भी कम। मतलब अगर योगी आदित्यनाथ का केवल फोकस एनकाउंटर में होता तो कम से कम 10-20 हज़ार एनकाउंटर हुआ करते थे। 207 हुए 23,000 गिरफ्तारियों में। और आपको अमीश ये भी बात पता होगी, उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड हाईएस्ट है कन्विक्शन रेट में। हम लोग अरेस्ट तो कर देते हैं लेकिन कोर्ट में पैरवी ठीक से नहीं करते, चार्जशीट ढंग से फाइल नहीं होती, तो कन्विक्शन जो हुआ है, शांतनु बोल रहे हैं, पहली बार बोल रहे हैं, जो 72-73% कन्विक्शन हुए हैं। जो उत्तर प्रदेश जो फिलॉसफी चेंज हुई है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है और माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, इसको 7 साल लग गए इस फिलॉसफी को चेंज होने में कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। मतलब मेरठ में कारें चोरी होंगी, नोएडा और गाजियाबाद में गिरफ्तारियां होंगी, प्रयागराज गाजीपुर में सैंड माफिया होगा, कहीं पे लैंड माफिया होगा। ये इंस्टीट्यूशनलाइज थे। उसको वन प्रोडक्ट से वन माफिया से लाके वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट में लाने में 7 साल लगे योगी आदित्यनाथ को। ओके, जवाब अनुराग, जवाब शांतनु गुप्ता की बात। अमीर जी, जिनसे आप बात कर रहे हैं उनसे पूछिए, झूठ फैलाने की फैक्ट्री तो ये खुद ही है। झूठ फैलाने का फतवा जारी करा। आज समाजवादी पार्टी के हैंडल से फतवा जारी हुआ है कि अगर आप ध्यान से रखें नहीं तो आप पे केस होगा। वो तो ये तो रोज करते हैं वो। नहीं तो आप झूठ क्यों फैला रहे हो? ना बताइए ना कौन सा झूठ है? करिए केस फाइल, करिए केस फाइल। औरंगजेब की तलवार क्या है ये? अरे तो आप झूठ क्यों फैलाते हो? कौन सा झूठ? बोलिए ना। झूठ 23,000 गिरफ्तारियां हुई हैं जिसमें से केवल 207 एनकाउंटर हुए हैं। आप पे क्या केस फाइल हुआ? नहीं, आज उन्होंने समाजवादी पार्टी के सेल ने, समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ने आज ट्वीट करा है मुझ पे और प्रदीप सिंह जो बड़े पत्रकार हैं उन पे करा है कि आप लोग ध्यान से देखिए श्रीमान प्रदीप सिंह, शांतनु गुप्ता और एक पत्रकार एक कार्यक्रम में बैठ के समाजवादी पार्टी के लोगों को अनर्गल कर रहे हैं। आप पे अगर ऐसा हुआ तो आप पे केस फाइल किया। था आपने? मैंने बताया था, समाजवादी पार्टी का डेटा बताया था जी। जो डेटा है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन है ना, अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस कैसे करेंगे? पुराने वीडियो में डालता हूं उनके रोज। अच्छा, तो उनको पता लगता है। ओके, अनुराग गुदरिया, इनसे पूछिए इन्होंने क्या ट्वीट किया है। नहीं, इनसे पूछे ने ट्वीट क्या पूछे ना। मैंने रवीश कुमार एक पुराने पत्रकार हैं, उनका इंटरव्यू अखिलेश यादव, जहां अखिलेश यादव कहते हैं मैंने उस पत्रकार को तलवार से मार क्यों नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें दोहरे पैसे देने को रेडी हूं, मैं उस पर FIR कर देता।
ये सब ये अखिलेश यादव एनडीटीवी के इंटरव्यू में बोल रहे हैं, मैंने उस इंटरव्यू की क्लिप डाल दी बस, तो पूरा समाजवादी पार्टी तंत्र आप दिखाइए इंटरव्यू का, दिखाइए कौन सी तलवार तलवार गया। जूही सिंह कह रहे हैं यू आर सिली, है ना, बाकी लोग कह रहे हैं आप पे तो केस होगा, क्योंकि मैंने पुराने अखिलेश यादव के सच को ले आया। की तलवार थी, किसकी तलवार थी, देखे तो सही। वो अखिलेश यादव से पूछिए ना, वो कह रहे हैं मैं तो औरंगजेब की तरह तलवार से मुझे मार देना चाहता उस पत्रकार फूल की थी, वो अखिलेश यादव कह रहे हैं। अरे मार देना क्या, मैंने कुछ भी बोलोगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, अखिलेश यादव से पूछिए वो कुछ भी क्यों कह रहे हैं। उनको 30 सेकंड। अरे आपने किस तरह का ट्वीट किया है, फालतू बात करते हुए, शर्म भी नहीं आती आपको झूठ फैलाने का, आपको क्या मिलता है झूठ फैलाने का। ऊपर अखिलेश यादव जी ने बोला, अखिलेश यादव ने बोला कि तलवार से सर उड़ा देंगे, बोला क्या? बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने बोला, आप सुन लीजिए जाके मेरे ट्वीट में जाके देखिए। अखिलेश यादव सुनाओ ना, बल्कि रवीश कुमार पीछे से कह रहे हैं अरे आप तो हिंसा पे उतर आए। दुनिया सुनना चाहती, सुनाइए आप क्या उन्होंने बोला। नहीं कौन सी तलवार थी सुनाइए ना, मैं सुनना चाहता हूँ ना, सबसे पूरा देश सुनना चाहता है, क्या बोला था उन्होंने, सुनवाइए। नहीं सुनवाइए, देखिए सुनिए, नहीं सुनवाइए, नहीं सुनवाइए क्या बोला था, सुनवाइए। एक सेकंड, कौन सी तलवार लिए हुए थे वो, सुनवाइए। आप चैनल की बात है जहां पर अखिलेश जी ने ये बोला है, ये सुनवाई नहीं बोला है, सकते, लेकिन मेरा विषय वो नहीं है। तलवार ये, अरे तलवार तो लकड़ी की भी होती है, फूल की भी होती है, बात की भी होती है, बातों की भी तो तलवार होती है। मुझे 2 सेकंड देंगे तो मैं क्लिप चला दूंगा, चलाइए ना। बिल्कुल, हाँ सुनिए ना, सुनिए 2 मिनट। मेरा तलवार तो कई तरह बातों की भी तलवार होती है, लकड़ी की भी होती है, तलवार से कर देंगे। मैंने बोलने के लिए प्रोपेगेंडा लेके आए, अखिलेश यादव बता, ये वही है जो प्रोपेगेंडा मास्टर है। ये देखिए, इससे दुगना मैं पैसा देने को तैयार हूँ, ये देखिए खरीदना, मुझे बता देते कि पैसा तुम्हें चाहिए। सुनिए अब ध्यान से, तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। हाँ आप सुनिए, बोलेंगे यही तो गलती है, मुझे भी औरंगजेब जैसी तलवार निकालनी थी और उस व्यक्ति को उसी समय खत्म कर देना चाहिए था। क्या है, मुझे भी औरंगजेब की तलवार निकालनी चाहिए थी और उस व्यक्ति को उसी समय, पत्रकार के लिए बोल रहे हैं जिसको उन्होंने दिल्ली से बुलाया। जी जी, अब मैं बोल लूं, आप बोलिए। ये भाव नहीं उनके कहने का भाव क्या है? ओहो भाव तो उनसे पूछिए, मैंने तो जो सुना वो वीडियो डाल दिया, उन्होंने कहा कि मुझे भी औरंगजेब की तरह तलवार निकाल कर उनको मार देना चाहिए था। ये पत्रकार के लिए बोल रहे हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री एक पत्रकार के लिए, बड़े पत्रकार, क्योंकि उन्होंने उनको औरंगजेब लिख दिया, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब की तरह अपने पिताजी को पार्टी से बाहर निकाल दिया। भाई जैसे औरंगजेब ने अपने पिता का ट्रीटमेंट करा, वैसे अखिलेश यादव ने करा, पूरी दुनिया जानती है। आपने नहीं देखा क्या अमीश भाई, वो माइक छीनते हुए, मुलायम सिंह यादव से माइक छीनते हुए और चाचा को लात मार के पार्टी से बाहर निकालते हुए, किसने नहीं देखा? किसने नहीं देखा? पत्रकार ने कह दिया तो औरंगजेब वाला बिहेवियर करोगे तो तलवार से काट डालूंगा। जो मैंने सुना मैंने डाल दिया, बड़े भोले लग रहे हो भाई, बड़े भोले हो जो तुमने सुना डाल दिया। वो जनता सुन रही है, जनता सुन रही है कि आपका पत्रकारों के साथ क्या ट्रीटमेंट। आप हर चुनाव से पहले बोलते हो हम तो सूची तैयार कर रहे हैं, हम तो सूची तैयार कर रहे हैं, न्याय संगत व्यवहार होगा। के आदमी हो भाई, उन्होंने, उनका भाव ये था कि हमने उस पत्रकार पे कोई कार्रवाई नहीं की, जो भी भाव था, पर अगर देखिए मुझे नहीं पता भाव, अब इसमें भाव क्या था और भावना क्या थी, उसके डिबेट पे जाएंगे तो हमें बहुत सही चर्चा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन देखिए विषयांतर हो रहा है, मेरा निवेदन है विषयांतर हो रहा है। मैं फिर इस चर्चा के ऊपर आता हूं। क्या आपको लगता है ये राजनीति, आनंद दुबे वेट कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला और मलूक नागर भी वेट कर रहे हैं। आनंद दुबे, क्या आपको लगता है ये राजनीति दूषित हो गई है और इस दूषित राजनीति का परिणाम है कभी तुष्टीकरण कभी जातिवाद? आनंद दुबे, आप तो जान रहे होंगे विकास, आपको तो पता ही होगा, विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ है, गाड़ी पलटी थी जब। अमीश भाई नमस्ते। देखिए हमने तो यही सुना है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, अपराधी तो अपराधी होता है। लेकिन अब 2 टाइप के अपराधी आ गए हैं बाजार में। एक वो अपराधी जो सरकार के संरक्षण में अपराधी बन रहे हैं और सरकार को समर्थन कर रहे हैं, एक वो अपराधी जो सरकार के विरोध में बैठे हैं, सरकार से दूरी बनाए हुए हैं। तो कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी नेता अगर अपने संरक्षित लोगों को नहीं मार गिराएगा, चाहे वो दुर्दांत है या भयानक है, आताताई है, लेकिन अगर जो विरोध में है उनको मार गिराएगा तब यहां पर बहस होगी। अगर वो दोनों को मार गिराएगा तब उसकी वाह वाह होगी, उसको महान कहा जाएगा। आपको उत्तर प्रदेश में जानकारी ले लेनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ राजधर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपके अनुसार? आनंद नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। आपके रिपोर्टर गांव-गांव है न्यूज 18 इंडिया के, आप पता लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय जो नेता हैं, जो माफिया हैं, जो व्यापारी हैं या जो भी अपराधी हैं, उनके ऊपर कितने केसेस हैं, कितने जेल में हैं, कितने बाहर हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कौन बालू माफिया है, कौन शराब तस्कर है, किसके ऊपर बलात्कार के केसेस चल रहे हैं, कौन रंगदारी वसूल रहा है,
और वो सरकार के अगर करीब है और उनके अगर इनकाउंटर नहीं हो रहे हैं तो ये तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा अमीश भाई। यही तो राजा का धर्म होता है। जवाब ले लेता हूं मैं। राजा को भेद नहीं करना चाहिए, राजा को भेद नहीं करना चाहिए, संरक्षण प्राप्त अपराधियों को प्रेम शुक्ला राजा को भेद नहीं करना चाहिए, किसी पार्टी को भेद भी नहीं करना चाहिए। आजकल तो विचारधारा भी भेद, देखिए अब शिवसेना विचारधारा में भी भेदभाव आ गया है। प्रेम शुक्ला, शिवसेना के विचारों की जो दशा है, शिवसेना के विचारों के पतन का जो लेवल है आप जान रहे हैं। आजकल बस मस्जिद में नमाज पढ़ना छोड़कर बाकी श्रीमान उद्धव ठाकरे जी सब कुछ कर रहे हैं। श्रीमान सचिन वाजे को तो आनंद दुबे जी पहचानते होंगे, यूनुस ख्वाजा के कस्टोडियल डेथ के अभियुक्त थे वो। उनको श्रीमान उद्धव ठाकरे शिवसेना में ले आए, फिर उनको अपने मुख्यमंत्री काल में रीइंस्टेट किया, फिर वो चले गए एंटीलिया पे बम प्लांट कर दिया। सचिन वाजे तो बड़े करीबी थे उद्धव ठाकरे के, तो उद्धव ठाकरे के करीबी ऐसे सचिन वाजे जैसे मुकेश अंबानी जी के घर पर विस्फोटक प्लांट करने वाले उद्धव जी के इतने प्रिय कैसे हो जाते हैं मित्र? जरा ये भी बताइएगा। ये राजा के प्रिय थे कि नहीं थे? और राजा मुख्यमंत्री थे, 100 करोड़ रुपए की वसूली जो है करने का उन्होंने खुद एफिडेविट देकर, उन्होंने एनआईए को पत्र लिखकर श्रीमान सचिन वाजे ने बाकायदा उद्धव ठाकरे की सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री कैसे उनसे वसूली करवाते थे उसका पत्राचार किया है, और उसको एनआईए ने एक्सेप्ट किया। सीबीआई ने उसके आधार पर इंक्वायरी ऑर्डर की, और अभी भी अनिल देशमुख उसके अभियुक्त हैं। तो साहब, जिसकी सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार, जो पाल घर के संतों के हत्यारों का संरक्षण करती है, जो आजकल जो है मसधारावी में अवैध मस्जिद है। एक जमाने में बाला साहब ठाकरे कहते थे कि ये भोंगे उतार दो मस्जिदों से। आजकल भोंगे से संगीत की बहुत अच्छी धुन निकल रही है, और उद्धव जी जो है जब तक भोंगे से धुन नहीं निकलती है तब तक उद्धव जी जो है वो प्रसन्न नहीं होते हैं। तो जिन्होंने जो है पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी जहां कहीं भी होंगे, उद्धव ठाकरे और आजकल की ये सुन्नतधारी शिवसेना की जो वैचारिक स्थिति है उसको देखकर जो है कितने बेचारे शर्मिंदा हो रहे होंगे। अरे सचिन वाजे पे आनंद दुबे उद्धव ठाकरे बोले 40 सेकंड का मौका दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का डर हमें अच्छा लगा, क्योंकि इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। हिंदू मुसलमान, और इसमें इनकी बी टीम है एमआईएम। ये एमआईएम वाले और ये भाजपा वाले ये जहर घोलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाते हैं। नारायण राणे को हराने के लिए कैसे असदुद्दीन ओवैसी के चरणों में उद्धव ठाकरे गिरे तो वो फोटो मत दूंगा। और वो जो सचिन वाजे का नाम ये ले रहे हैं, वो सचिन वाजे को गिरफ्तार हमारी सरकार ने किया, जेल में हमारी सरकार ने ठूसा, वो जेल में बंद है। इनके राज में जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ अपराधी आताताई वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको संरक्षण प्राप्त है। ये भाजपा का असली चेहरा है अमीश भाई, ये भाजपा का जो चरित्र है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब विचारधारा परिवर्तित हो गई है आनंद दुबे जी, अब विचारधारा परिवर्तित हो गई है शिवसेना की। नई शिवसेना जो है, जो उद्धव ठाकरे गुट है, उसको अकलियतों का वोट भी चाहिए, तो इसलिए खेल पूरा खेला जा रहा है, और उसी वोट की वजह से आप जीते भी हैं। ये देवेंद्र फडणवीस ने भी बोला है कि देख के देखे उद्धव ठाकरे की पार्टी को इस बार वोट किसका मिला है। आपका अपना वोट बैंक तो कम हो गया है, लेकिन अब आपको अकलियतों का वोट मिलता है। ये डेटा में भी सामने आया है। अब मुस्लिम आपको वोट कर रहे हैं। अकलियत के लोग भारत के संवैधानिक तरह से वोटर नहीं है क्या? बिल्कुल है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोग वोट नहीं करें? उनको जो पसंद होगा उसको वोट करेंगे। उनको लगता है कि हम सबका साथ सबका विकास कर सकते हैं, हम हिंदू मुसलमान सबको साथ लेके चलते, हम वोट करते। इसमें किसी को पीड़ा होने का क्या कारण है भाई? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदा होना चाहिए। ओके, प्रेम शुक्ला, उनको वोट मिल रहा है, अगर उनको मुस्लिम पक्ष वोट दे रहा है तो वो भी इस देश का नागरिक है। अगर आपका वोट बैंक इकट्ठा होकर आपको वोट नहीं डाला तो दिक्कत आपकी है, आपकी और शिंदे सेना की दिक्कत है। उन्होंने जो खोया उन्होंने वो पा लिया। अरे उद्धव आपकी चिड़ बता रही है कि कांग्रेसीकरण के जो कांग्रेसी मोहरे हैं, उनका चेहरा कैसे जो है बेनकाब औरंगजेब। एक ऑडियो डाउन करिए, एक करके बोलेंगे। आनंद पीसीआर जिसको मैं बोलूं उसी का ऑडियो खोलिए। प्रेम शुक्ला, आप शांत होइए। आनंद दुबे 40 सेकंड।
आनंद दुबे 40 सेकंड। ये अहमद शाह अब्दाली, अफजल खां और औरंगजेब को मानने वाले लोग हैं। इनको न हिंदुस्तान से कोई लेना देना है, न तो हिंदू धर्म से कोई लेना देना है। ये चुनाव के लिए नकली हिंदू बन के आते हैं, नकली चोला ओढ़ के आते हैं, और ये लोग टीवी पर बैठकर ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं नेताओं के लिए। हमसे नहीं होगा भैया, हम राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई लड़ने आए हैं, हमारी व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। हम आज जी प्रधानमंत्री के लिए नाम बदलने की किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, सबके नाम बहुत सुंदर है। ओके ओके, प्रेम शुक्ला, अब आपके 30 सेकंड। अब आप मत बोलिएगा आनंद दुबे। प्रेम शुक्ला जी। अरे भाई इतना चिढ़ने की क्या बात हुई भाई? मुसलमानों के नाम में इतनी पीड़ा क्या है? मैंने तो बदला तो नहीं ना। मैंने कहा बदलना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर क्यों बदलेंगे? इतना क्या चिढ़ गए? इतना चिढ़ने की क्या आदत है? उनकी इच्छा है, मैंने कहा बदला। मैंने कहा बदलना चाहे तो मुझे आपत्ति नहीं होगी। ये कहने में क्या मेरी भाषा में क्या गिरावट आ गई? कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं? ये भाषा मुझे सिखाएंगे? वो जो कहते थे श्रीमान उद्धव ठाकरे 2019 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कहा कि जूतों से राहुल गांधी को मारना चाहिए। वीडियो सुनाऊं मैं आपको? जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को नपुंसक कहते थे, वो भाषा थी। गांडू शब्द का प्रयोग जो है सामना में हुआ, मतलब दैनिक सामना में, वो भाषा थी। नहीं देखिए, ये शब्द नहीं। ओके ओके ओके, आनंद दुबे, अब आपकी बारी। अब आनंद दुबे। हम इनको कमलाबाई बुलाते थे। ये बड़े खुशी खुशी हमारे बगल में बैठ के दंडवत करते थे, क्या क्या नहीं करते थे, तो ये खुश होते थे। अब हम इनको थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं तो परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, नाम आप अपने नेताओं का बदलिए ना। आप एमआईएम की बी टीम है, एमआईएम आपकी ए टीम है, ये पूरे देश को मालूम पड़ चुका है। जहर घोलने का काम करना बंद कर। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, मैं उसका रुख कर लेता हूं। नूह से कांग्रेस के एमएलए मामन खान ने धमकी दी है, सरकार आने पर बदला लेने की धमकी दी है। कुछ लोगों को सबक सिखाने की जरूरत होगी अब, यह कहा है मामन खान ने। नूह दंगों में हमारे साथ घोर अत्याचार हुआ है, यह कहा है मामन खान ने। नूह से कांग्रेस के एमएलए हैं और उनका कहना है कि सरकार अब हरियाणा में बदलने वाली है, अब हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं मामन खान। ये एक बड़ी बात है। मेरे साथ शांतनु गुप्ता है। शांतनु गुप्ता, मुझे ध्यान में आता है जब यूपी का चुनाव हो रहा था तो अब्बास अंसारी ने भी इसी तरह के शब्द बोले। उन्होंने अब्बास अंसारी ने कहा था कि मैं डीएम साहब, मैं अखिलेश भैया से कह के आया हूँ कि डीएम एसपी चेंज मत करिएगा, पहले 6 महीने उनसे बदला लिया जाएगा, फिर उनसे हिसाब निपटाया जाएगा, फिर भेजा जाएगा। अभी तो खड़गे जी ने कहा है, कि सर बस 20 सीटों का आगे बढ़े, नहीं तो मोदी जेल में होता, बोला उन्होंने। तो ये जो मानसिकता है, ये अमित बिल्कुल राहुल गांधी कैंप से आ रही है कि भाई सत्ता आएगी तो बदला लिया जाएगा। सत्ता विकास के लिए नहीं है, सत्ता लोगों का भला करने के लिए नहीं है, सत्ता है अपोजिशन से अपना बदला लेने के लिए। मेरे ख्याल से बहुत 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 निचली मानसिकता। सत्ता अपोजिशन से बदला लेने के लिए है। अनुराग भदौरिया, तो बदला लेने का है मोटिव। देखिए शांतनु गुप्ता जैसे लोग तो झूठ फैलाने का काम करते हैं। श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था मैं लोकतंत्र में विश्वास रखता हूं और चौथे स्तंभ का सम्मान करता हूं। अगर मैं चौथे स्तंभ का सम्मान नहीं करता होता, जो मेरे बारे में पत्रकार ने कहा, क्योंकि मैं अखिलेश यादव हूं, मैं औरंगजेब नहीं हूं। अगर औरंगजेब होता तो उसका हश्र कुछ और होता, लेकिन हम बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के बदलालूप रेप में केस में, बहुत बड़ी खबर है। अक्षय शिंदे आरोपी जो था, उसको गोली लगने से वो मारा गया है, उसकी मौत हो गई है पुलिस की फायरिंग में, यानी एनकाउंटर हो गया है। अक्षय ने पुलिस रिवॉल्वर छीनी का प्रयास किया था और गोली भी चलाने का प्रयास किया था, लेकिन गोली मारकर उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस में यह बड़ी कार्रवाई है। शिंदे सरकार की, देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की सरकार की यह बड़ी कार्रवाई है, यह बड़ी खबर है। प्रेम शुक्ला, आपका रिएक्शन इसके ऊपर? देखिए, अपराधी को किसी प्रकार की माफी नहीं। अच्छा हुआ आनंद दुबे जी नहीं है, ये तो बेचारे बड़ा भी शोक व्यक्त करते कि बलात्कारी को गोली क्यों मार दी गई। बलात्कारी पुलिस पे गोली चलाता तो पुलिस को गोली खानी चाहिए। अभी अनुराग भदौरिया तो यही मानेंगे, अपराधी अगर गोली चलाएगा, पुलिस की हत्या करने का प्रयास करेगा, तो अपनी रक्षा में विवेक, पुलिस आप गोली लोग तो चलाएगी। उत्तर प्रदेश को ही रो रहे थे, अपराधी ये तो जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब आप बताइए, अब रेप करा हुआ था इसने, क्या करते इसका? मैं कह रहा हूं, हाँ नहीं, रेप करा हुआ था। अगर उसने पुलिस की रिवॉल्वर छीनी है और छीना झपटी में गोली चलाई है पुलिस ने, पुलिस ठीक है। लेकिन अगर पुलिस ने जानबूझ करके एक्स्ट्रा समस्या ये ना विवेक की निर्णय आप ही कर रहे हैं हर चीज का, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है।
नहीं, मैंने तो कह दिया ना, अगर जैसा कि पुलिस कह रही है कि साहब हमारा रिवॉल्वर छीना था, लोगों ने देखा नहीं देखा, कुछ इंक्वायरी होनी चाहिए। अनुराग महाराष्ट्र के बदलापुर में ठीक हुआ भैया, कानून ये भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है मोदी की सरकार ने, इसीलिए बनाई है कि कोर्ट चले। शांतनु वांट्स टू रिएक्ट टू अनुराग। अब देखिए जिस तरह की घटना सामने आई है कि वो उसने पुलिस की रिवॉल्वर छीनी, उसके बाद पुलिस पे गोली चलाई, फिर पुलिस ने उसके खिलाफ गोली चलाई, तो सही है। अगर पुलिस के खिलाफ कोई अगर रिवॉल्वर छीन के गोली चलाएगा तो जाहिर सी बात है पुलिस को गोली मंगेश यादव में आपको शक होता है? सवाल ये है कि तो मंगेश यादव में शक क्यों होता है आपको? नहीं, आप बताइए। मंगेश यादव, सुन तो लीजिए, मैं इसलिए शक होता है कि मंगेश यादव को इन्होंने 2 दिन पहले उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जाता है। क्या मंगेश यादव इतना बड़ा क्रिमिनल था? वही तो सवाल उठता है, वही तो सवाल उठता है कि जिस तरह से शांतनु गुप्ता आप पे शक कर रहे हैं। देखिए अमीश भाई, जिन मुख्तार को, जिन अतीक अहमद को जेलों की सलाखों के पीने होना चाहिए था, उनको विधानसभा संसद में पहुंचाया। 207 जो एनकाउंटर हुए सब पे मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई है, सब पे ह्यूमन राइट कमीशन बैठा है, किसी एक केस में भी उत्तर प्रदेश पुलिस गलत नहीं पाई गई। जी, वक्त एक अंतराल का है, लेकिन अंतराल के उस पार सीएनबीसी आवाज पे एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, हम उसके साथ वापसी कर रहे हैं। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंडे एडिशन। अब मैं एक ऐसा फैक्ट आज पेश करने जा रहा हूं जो वाकई आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। पॉलिटिकल मैच्योरिटी की सत्य और तथ्य यह है कि सियासत में लोग सत्ता के लिए आते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वो सत्ता हासिल कैसे करते हैं। मैं आपके समक्ष आज 2 एग्जाम्पल रखूंगा, इसके बाद फैसला सिर्फ आपका ही होगा और आप पे छोड़ देता हूं मैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में है, कुछ दिन पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी वहां गए थे, लेकिन दोनों नेताओं की अप्रोच में क्या बड़ा अंतर है और दोनों नेता भारत की कैसी छवि दुनिया के सामने रख रहे हैं, यही बातें उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी के बारे में बताती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को इंडिया डायस्पोरा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनाव थे। तीसरी बार उनकी सरकार बनी है और इस बार उन्हें 3 गुनी ज्यादा ताकत के साथ काम करना है। जबकि राहुल गांधी ने कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव शक के घेरे में है, निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 246 सीटें भी नहीं जीत पाती। यानी जिस रिकॉर्ड तोड़ चुनाव का आयोजन कराने पर दुनिया भारतीय चुनाव आयोग की तारीफ कर रही है, राहुल गांधी उसी चुनावी प्रक्रिया को विदेशी धरती पर शक के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में कहा कि आज भारत अवसरों और का इंतजार नहीं करता, बल्कि अवसर पैदा करने वाला देश हो गया है। तो राहुल गांधी ने कहा था कि चीन में बेरोजगारी नहीं है, जबकि भारत में चीन के मुकाबले ज्यादा बेरोजगारी है। हालांकि जुलाई 2024 के आंकड़े बताते हैं कि चीन में 16 से 24 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर 17% के पार है, जो कि रिकॉर्ड है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत एक पुष्प की तरह है, यानी प्रोग्रेसिव, अनस्टॉपेबल, स्पिरिचुअल, ह्यूमैनिटी और प्रॉस्पेरिटी को समर्पित भारत है। तो राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा, भारत में लड़ाई इस बात पर है कि क्या सिखों को पगड़ी पहनने की इजाजत है, क्या उन्हें कड़ा पहनने दिया जाएगा, और इस दावे में कितना दम है आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ती अर्थव्यवस्था की बात करी, 5G, 6G की बात करी, फिल्म इंडस्ट्री की बात करी, भारत में ओलंपिक्स की मेजबानी वाली संभावनाओं की बात की, भारतीयों के स्किल, टैलेंट और कमिटमेंट की बात करी। तो राहुल गांधी ने अमेरिकी दौरे पर कहा था कि कांग्रेस आरक्षण को तभी खत्म करेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे, और फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। याद कीजिए, ये वही राहुल गांधी है जो पूरे लोकसभा चुनाव में के कैंपेन के दौरान नरेंद्र मोदी को संविधान और आरक्षण को खत्म करने वाला नेता बताते रहे। ये सत्य और तथ्य है। एक तरफ राहुल गांधी है जो देश को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो देश को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी निष्कर्ष आपके हाथ में है, सोचिएगा जरूर। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार, गुड नाइट।